नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मुकाबले के लिए मोर्चाबंदी जारी है। मैदान मार लेने का मन बनाकर हर खेमा अंदर खाने, खुद को मजबूत और विरोधियों को कमजोर करने की कवायद में जुटा हुआ है। बैठकों का दौर चल रहा है। तैयारी हो रही है बताने की, दिखाने की और जनता को जताने की। अपने को मजबूत, तेज तर्रार, दूसरे को मजबूर, लाचार। अपनी वाहवाही, दूसरे को तबाही। खुद को तारनहार, दूसरे को बीमार। सुशासन से लेकर जंगल राज तक की उपमा का उपयोग। एक दूसरे को कोसने का कंपटीशन कैसे जीता जाए, शायद इसी को लेकर बैठकों में बातचीत होती है। तभी तो बाहर आते ही नेताजी अपने नाम का गुणगान करने के अपने प्राकृतिक स्वभाव से उलट दूसरे को दोष देते दिखते हैं। पर सबसे बड़ी बात, सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने वाला तराजू का पलड़ा किसके पाले में झुक रहा है, किसकी ओर हल्का हो रहा है, ये बाहर बात न जाए इसका भी ख्याल रखा जाता है। ऐसे में बैठक के बाहर कुछ और बैठक के अंदर कुछ, सब कुछ चुपचाप। सवाल तो पूछेंगे कि मुलाकातों का है दौर जारी, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी। सवालों का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सौरभ सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। शुरुआत सौरभ जी से करते हैं, क्योंकि एक दौर की बैठक दिल्ली में हो चुकी है, दूसरी बैठक पटना में होने वाली है। लेकिन इन बैठकों में क्या हो रहा है, सिर्फ ये कहकर नेता निकल जा रहे हैं कि सकारात्मक हो रहा है। जनता को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को संदेश कैसे जाएगा कि क्या हो रहा है? सौरभ जी। देखिए, कल जो है हमारी बैठक हुई तेजस्वी जी के साथ, और 17 तारीख कल है। तो कल जो है इंडिया अलायंस का, जो भी बिहार में इंडिया अलायंस के हमारे घटक दल हैं, सभी का बैठक होने जा रहा है। तो इन दोनों बैठकों से यही निकल के आया कि बिहार की जनता को हमारा गठबंधन क्या देने जा रहा है, उनके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ की झगड़ा बिल्कुल नहीं है कि सीएम फेस कौन है और क्या है, नहीं है। ये तो कल तेजस्वी जी ने खुद भी स्पष्ट कर दिया इस चीज़ को। तो हमारे यहाँ ये है कि भाई, बिहार जो 20 साल के कुशासन से दबा जा रहा है, जहाँ पलायन मुख्य मुद्दा है, जहाँ बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, 20 साल में इंडस्ट्री नहीं लगी। आप खेल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ के कई स्टेडियम, अगर राजगीर को छोड़ दिया जाए तो बिहार का कोई भी स्टेडियम उठा कर देख लीजिए, कोई किसी की स्थिति ठीक नहीं है। और आप बात करते हैं कि हम ब्लॉक जो में स्टेडियम था उसका भी तो बेड़ा गर्क हो गया, फिर से तो बनाने की वही कोशिश बात हो रही है। वो सब हम देख रहे हैं, लेकिन हम बस ये जानना चाह रहे हैं ना कि सरकार ने क्या किया है, इस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं सीएम फेस को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि कोई सीएम फेस का उम्मीदवार ही नहीं है। नेतृत्व किसका होगा ये स्पष्ट आप नहीं करना चाह रहे हैं। कई बार दीपक जी ऐसा होता है कि पार्टियां जो है बिना चेहरे के चुनाव लड़ती है, और भाजपा तो इसका जीता जागता सबूत है कि कई प्रदेशों में इन्होंने बिना चेहरे का चुनाव लड़ा, केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर चेहरे पे चुनाव लड़ा, और फाइनली जो है किसी को भी उठा करके ये मुख्यमंत्री बनाए। हाल में दिल्ली का इलेक्शन जो खत्म हुआ, वहां पर भी कोई चेहरा नहीं था, मोदी जी ही वहां पर चेहरा थे। तो महागठबंधन भी मुद्दों की लड़ाई लड़ेगी, बिहार की जो जनता है उसकी लड़ाई लड़ेगी, उसी को लेकर के ये सारी बैठकें और सारा एक कवायद चल रहा है। चलिए, हम इस पॉइंट को नोट करके रखते हैं, आगे इससे जुड़ा एक और सवाल पूछेंगे। लेकिन पहले राहुल जी से जान लेते हैं, क्योंकि बैठकों का दौर तो यहाँ भी चल रहा है और साझा कार्यक्रम अब तक होते आया था, लेकिन आज एक अचानक से ऐसा कार्यक्रम हो गया जिसमें अन्य सहयोगियों को दूर रखा गया और दो बड़े घटक दल मिल बैठकर घंटों बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे ये फिलहाल तो स्पष्ट नहीं है। कहा गया है कि पहले बिहार का क्या स्वरूप था, अब बिहार का क्या स्वरूप है, ये पर्दे पर दिखाने की कोशिश जनता के साथ की जाएगी। लेकिन राहुल जी, ये गुपचुप वाली बैठक क्यों हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी को अपने वक्तव्य को रखने की आज़ादी है। जब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो राजनीतिक पार्टी को भी छूट होती है अपनी बातों को बंद कमरे में करने का। लेकिन पब्लिक डोमेन में जो बातें जाती हैं वो सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि आंखों देखा हाल भी कभी झूठा साबित हो जाता है। देखिए, यहाँ जो बैठकें चल रही है, खास करके अगर हम महागठबंधन की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अपने आप को कभी शीर्ष नेतृत्व पे ले जाकर शिखर पे खड़ा होकर दिखाता था, आज वो बैकफुट पे है, क्योंकि उसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो मुख्यमंत्री बनने की है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस जिस तरह से दबाव की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स जो कर रही है, इसके पहले जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो एक तरफ से आरजेडी के पिछलग्गू ही थे। और जहां तक सवाल ये उठता है,
कांग्रेस का, तो कांग्रेस एक तरफ से ये नई प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम कर रही है कि उसने दिखा दिया है कि अगर आप हमको नहीं पूछोगे तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का जो हर्ष हुआ है वो बिहार का भी होगा, और एक बार फिर से आपका सुंदर सुनहरा सपना टूट जाएगा अगर हमें साथ लेकर नहीं चल पाओगे तो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव जी जो कल दिल्ली गए थे तो ये करने क्या जा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, और फिर कांग्रेस अपना स्टैंड क्या करना चाहती है ये भी क्लियर नहीं हो पाता है। चलिए ठीक है, हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए अरुण जी भी जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपके जुड़ने से पहले राहुल जी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। सौरभ जी ने क्या कहा होगा इसका आपको आभास हो गया होगा बैठकों को लेकर, लेकिन राहुल जी ने कहा है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर दल का, हर खेमे का ये अधिकार बनता है कि वो बंद कमरे के अंदर चुनाव को लेकर, मैदान मार लेने को लेकर अपनी रणनीति बनाए। लेकिन आपके बंद कमरे में क्या कुछ हुआ, इस पर सवाल जरूर उठाएंगे ये। राहुल जी, हम लोग जो बंद कमरे में जो भी विमर्श करते और बंद कमरे के बाहर आकर अपनी बातों को रखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। कल हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी के साथ, खड़गे जी के साथ बिहार के संदर्भ में विमर्श हुआ। बिहार में जो कुशासन की सरकार है इसको किस तरीके से हम लोग हटाएं, हटाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन चरम पर है। इन सारे सवालों पर हम लोगों के नेता हर बिंदु पर विमर्श किए। और अरुण जी मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज आप टेलीविजन स्क्रीन पर आकर पूरे बिहार, झारखंड, देश के जनता के सामने बोल सकते हैं, उस पर बंद कमरे में क्यों चर्चा करनी? नहीं तो कहाँ ओपन होता है क्या, सड़क पे चर्चा तो कहीं बंद कमरे में तो आप ये चर्चा कर रहे हैं ना कि सीएम चेहरा कौन होगा, और अगर कोई बोल रहा है तो उसे चुप करने को कहिए। सीटों पर क्या तालमेल होगा वो पहले बात कर लीजिए, फिर और लोगों के साथ मिल बैठकर बात करेंगे। नहीं, कौन सी बातें हुई, अंदर खाने की हम लोगों की क्या रणनीति है, ये तो बताने वाली बात नहीं है। बिल्कुल है, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर बातचीत हुई? नहीं, मतलब आपका जो इंडिकेट हो रहा है। नहीं, मेरा नहीं, राहुल जी भी यही कह रहे थे, उनसे भी हमारा यही सवाल था कि आप अपने बंद कमरे की बैठक को लेकर खुश हैं और उसे अपना अधिकार बता रहे हैं। दूसरा कोई बंद कमरे में बैठक करता है, बातचीत करता है, तो उससे आपको दर्द होने लगता है। नहीं, हमको कहाँ दर्द? नहीं, राहुल जी को दर्द हो रहा है। अरुण जी, आपको नहीं, राहुल जी को दर्द हो रहा है। दिल्ली में आपकी एक राउंड की बैठक हो चुकी है, उस बैठक को लेकर इन्हें परेशानी हो रही है कि आप दो ही लोग थे गठबंधन में, तो कहते हैं और भी कई लोग हैं एनडीए को हराने के लिए, लेकिन दो ही लोग सब कर ले रहे हैं। नहीं, तो कल तो स्पष्ट महागठबंधन की बैठक नहीं थी ना, और जो इस तरह की बातें करते हैं उनको जनरल नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, समझनी चाहिए ना। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस पार्टी के साथ विमर्श था, और कल आप देखेंगे महागठबंधन के तमाम जो भी महागठबंधन में शामिल घटक दल हैं उन तमाम नेताओं के साथ बैठक घोषित है। तो हम लोग तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सारे काम करते हैं, यहाँ कहीं कहाँ दिक्कत है। आप तो देख रहे हैं कि महागठबंधन की महाजुटान के चलते एनडीए में बौखलाहट है, छटपटाहट है, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, वो इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि आपके नेता चुप्पी साध गए, इसलिए इन्हें बोलने का मौका मिल गया। सुनिए जरा क्या बोल रहे हैं राहुल जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी अपने आप को ये बताने का प्रयास करती है कि मैं नहीं तो कौन भाई, कि मीन्स पे चलती थी कि यानी मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, आपको मेरे पीछे रहना होगा और हम जो फैसला तय करेंगे उस पे आपको साथ देना होगा। और आज स्थिति बिल्कुल पलट गई है। आज उस पार्टी के पीछे मुख्यमंत्री बनने के लिए जो महत्वाकांक्षा लेकर जो व्यक्ति आगे बढ़ा है वो बिल्कुल सरेंडर हो चुका है। ये साफ बताता है कि समय दर समय जो परिवर्तन हो रहा है उसका एक हिस्सा ये है। देखिए भाई अरुण जी कुछ भी कह लें, लेकिन ये एक बिल्कुल शाश्वत सच्चाई है कि बिहार 2025 में बिहार की जनता शानदार जबरदस्त तरीके से किसकी वापसी करेगी इसका लिटमस टेस्ट ये कर चुके हैं। उपचुनाव में जो सीटें आरजेडी जीती थी उन सब सीटों को आरजेडी हार गई और वो एनडीए के खेमे में चला गया। इससे साफ स्पष्ट हो चुका है
कि इनके गठबंधन को, इनके राजनीतिक तरीके को जनता नकार चुकी है। यही नहीं, अभी इनकी सरकार नहीं है तब इनके 3 लोग मोस्ट वांटेड हो चुके हैं, 3 माननीय विधायक मोस्ट वांटेड हो चुके हैं और वो गायब हो चुके हैं, जिसको पुलिस तलाश रही है। जब ये सरकार रहेगी तो सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस होगा। राहुल जी, आपके इस सवाल को लेकर हम आरजेडी के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस के पास चल जाते हैं। सौरभ जी से जान लेते हैं। सौरभ जी, मोस्ट वांटेड का जिक्र कर रहे थे, तो पूरे देश में प्रदर्शन किया गया, किस तरह से आज कांग्रेस की ओर से ये सबने देखा है, तो क्या लगता है ये चुनावी हथकंडा है एक तरह से विरोधियों को पस्त करने के बिल्कुल लिए? नहीं दीपक जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, पहले मैं राहुल जी के पहले जो बोला था उन्होंने उसका जवाब दे देता हूँ कि मुख्यमंत्री का होड़ हमारे गठबंधन में बिल्कुल नहीं है। कल तेजस्वी जी ने भी इस चीज को स्पष्ट कर दिया। होड़ इनके यहाँ मचा हुआ है। अगर इनके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं सुबह में, तो 24 घंटा के बाद जो है उन्हें ये बोलना पड़ता है, सफाई देना पड़ता है कि नहीं ये आगे डिसाइड होगा। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं वो और बोलते हैं सम्राट चौधरी जी हमारे अगले मुख्यमंत्री दिल्ली में ही बोल देते हैं। हाँ, तो यहाँ सफाई दी कई जाती है। कई लोग जी। जो है लगातार जो है, एक अश्विनी चौबे जी बोलते हैं कि माननीय सेंटर में मुख्यमंत्री पहुंचना को उप प्रधानमंत्री बनाइए। इसका मतलब साफ है कि भाई नीतीश जी अगले मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं होने जा रहे हैं इनके गठबंधन का। तो सिंपल सा चीज है कि ये जो दिखाते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो दिखाते नहीं है। मतलब बोलने में और करने में कोई समानता नहीं है इनके यहाँ। और जहां तक ईडी की बात रही, तो ये तो राहुल गांधी जी ने पहले से ही ट्वीट करके बोला था और सदन के अंदर में बोला था कि जब मैं एक्टिव होऊंगा खासकर गुजरात में, तो देखिएगा तुरंत जो है ईडी की कार्रवाई शुरू होगी। और तो और जब महागठबंधन के साथ नीतीश जी की सरकार यहाँ चल रही थी, तो यहाँ के जो इसके जदयू के जो एमएलए थे उनके ऊपर में भी ईडी का रेड पड़ा। लेकिन जब वो साथ में चले गए तो पाक साफ हो गए। महाराष्ट्र में देखिए 70,000 करोड़, कितना हजार करोड़ के जो लोग ब्लैकलिस्टेड थे, बिहार को ही देख वो लेते हैं। वॉशिंग मशीन में धुल करके आज क्लीन हो गए। आपके तो सहयोगी दिक्कत भी ये रडार पर है हैं। इनका कि ये लोकतंत्र को बिल्कुल नहीं मानते हैं। जिनका इतिहास रहा हो कि संविधान लागू होने के 24 घंटा के बाद जो है ये रामलीला मैदान में संविधान जलाने वाली पार्टी है, तो वो क्या संविधान की रक्षा करेगी? उनका तो एक ही हथकंडा होता है, किसी भी हाल में सत्ता में बने रहना है और सत्ता में अब खुद रहना है। आज तक का इतिहास ये बताता है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी इनके साथ गई, या तो वो खत्म हो गई या इनमें विलय हो गई। आप उसका पंजाब उदाहरण देख लीजिए, आप महाराष्ट्र उदाहरण देख लीजिए, ये और भी दिलचस्प है। प्रदेश लेकिन है आप ये भूल जहां जाते हैं कि उदाहरण है। क्षेत्रीय पार्टियों के कांग्रेस जन्मदाता पार्टी में कांग्रेस ही है। देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस से ही निकल कर बनी है, कांग्रेस के विरोध में बनी है और फिर कांग्रेस के साथ जाकर चुनाव लड़ती है। निकल के नहीं बनी थी, और राजद के साथ हम कल भी थे और आज भी खड़े हैं। कम्युनिस्ट पार्टी कोई कांग्रेस से निकल के बनने वाली पार्टी नहीं थी। तो जो विचारधारा हमारा था सामाजिकता का, कि देश के संविधान को बचाना है और सामाजिक न्याय के ऊपर काम करना है, वही विचारधारा लेकर के जो पार्टियां चल रही हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। चलिए ठीक है, इस चर्चा को जारी रखेंगे और बंद कमरे के अंदर जो बातें हो रही है किसी का गला घोट देते हैं, वो सांगठनिक स्वरूप को लेकर हो रही है, विरोधियों को पस्त करने को लेकर हो रही है, या फिर जनता के हित को लेकर हो रही है। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बातें बाहर नहीं आ रही है। ऐसा क्या हो रहा है जिसे जनता से पीछे पर्दे के हो रहा है और मंच पर कुछ और दिखाने की कवायद हो रही है। सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं, अरुण जी से जानते हैं। अरुण जी कह रहे थे कि बंद कमरे में क्या हो रहा है ये बताने की बाध्यता नहीं है, जनता इस बात पर भरोसा रखे कि उनके हित पर विचार विमर्श किया जा रहा है और उसी आधार पर विरोधियों की पोल खोलने की रणनीति भी बन रही है। लेकिन विरोधी ये कह रहे हैं कि आप अपने स्वार्थ को लेकर, बंटवारे को लेकर बाहर खाने झगड़ा न सामने आ जाए, इसलिए बंद कमरे में बैठ के कर रहे हैं। अरुण जी, महागठबंधन का और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का क्या नीति है, खुले किताब की तरह। हमारी लड़ाई बिहार में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी की लड़ाई है महंगाई से, बेरोजगारी से, पलायन से, अपराध से, भूखमरी से, गरीबी से। हम मुद्दे की राजनीति करते हैं, जन सरोकार की राजनीति करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह, जेडीयू की तरह, नीतीश कुमार जी की तरह सत्ता की राजनीति। लेकिन अरुण जी,
नीतीश कुर्सी कुमार, की राजनीति नहीं बीजेपी, करते। एनडीए, आपने जिन मुद्दों की बात कही उन मुद्दों को ही खत्म करने का दावा कर रहे हैं। बेरोजगारी की आपने बात कही है, लाखों रोजगार की बात करते हैं। महंगाई की आपने बात कही है, कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उनकी आजीविका बेहतर हो रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है और तमाम चीजें हो दीपक रही जी, है। सब कुछ तो ये कह रहे हैं कि आपके मुद्दे ही ये खत्म करने का दावा कर रहे हैं। दीपक जी 2 दशक बिहार में नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं और एनडीए की सरकार कह सकते हैं 17-18 साल से है। क्या हाल है? इन लोगों ने बिहार को बेरोजगारी का हब बना दिया। पलायन के मामले में कहां बिहार खड़ा है? भारत सरकार का आंकड़े कह रहे हैं 3 करोड़ बिहार वासी प्रत्येक वर्ष पलायन कर जाते हैं रोजगार की खोज में। एक भी उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो पाया बिहार में। आप देखिए ना, बेरोजगारी दर कहाँ है? तो उस पर कोई नीति ब्लूप्रिंट आयोग बन रहा है का- अरुण जी? चुनाव से सुनिए पहले ना, एक ब्लूप्रिंट 20 सामने आएगा। नहीं, 20 साल में ये लोग क्या किए बताइए ना। बंद परी चीनी मिल चालू हुआ। नहीं, वो तो एक आप भी बता ही उद्योग रहे धंधे हैं, वो लगे। जनता देख रही है, आपके हिसाब से नहीं, भोग रही है, देख ही नहीं रही है, नहीं, भुक्त भोगी है आप- जनता। लेकिन आप क्या बिल्कुल। बेहतर करेंगे ये तो बताइएगा ना। तो मेरा तो एग्जाम्पल है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं और करके 17 माह का जो सेवा काल था, आपने देखा महागठबंधन की सरकार में जो वादा किया वो जमीन पर उतारने का काम किया। 17 माह के सेवा काल में 5 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने का काम किया। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। जाति आधारित चलिए, गणना करा के ठीक है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने का और काम किया। दीपक भाई, बीजेपी फोन उसे याद है कोर्ट ना? में ले गई, उसे इसको- 9वीं अनुसूची में नहीं हाँ। डालती है, इसका आरोपी है बीजेपी। ठीक है, हम ये समझ रहे हैं, लेकिन आप यही है, 7-8 और इस पर दल थे और अनुसूची 7-8 नहीं दल अगर इन डालती। लाखों नौकरियों का श्रेय लेंगे तो कुछ गिने चुने 1000 नौकरियों का श्रेय एक एक दल के हिस्से आएगा। हम आते हैं आपके पास, सौरभ जी से जान लेते हैं। सौरभ जी, कोई ब्लूप्रिंट है? बिल्कुल ब्लूप्रिंट बन रहा है और बिल्कुल, वो यही जानना ब्लूप्रिंट चाह जो रहे है हैं उनके मैनिफेस्टो बैठकों के में तौर कुछ पे- हो तो रहा है कि जनता की बात हो रही है या अपने ही सीट बंटवारे को लेकर मत फुटो बोल हो बिल्कुल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने पहले बोला, अरुण जी ने भी इस चीज को बोला कि हमारा गठबंधन बिल्कुल डेमोक्रेटिक गठबंधन है और हम लोग मिल बैठ करके देश के और राज्य के भलाई के बारे में सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं। और हमारा जो है ब्लूप्रिंट बहुत जल्दी जो है आप लोग के सामने आएगा। और ये जो सारी कवायतें हैं वो बिहार को ही लेकर के हैं। ऐसे नहीं है कि ये कवायतें सिर्फ सीटों पर सिमट के आ गया है। जैसे इनके यहाँ है कि कभी मांझी जी बोलते हैं कि मुझे 40 सीट चाहिए, 40 सीट से कम एक नहीं चाहिए, ये रूठ जाते हैं। कभी चिराग जी जो है वो बोलते हैं कि मुझे इतना सीट चाहिए। कभी चिराग और पारस जी जो है दोनों को लड़वा करके अलग कर देते हैं। कभी चाचा को जो है अपने साथ रखते हैं केंद्रीय मंत्री बना करके, और फिर जब उनसे वास्ता निकल जाता है तो उनको हटा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ नहीं चलती है महागठबंधन में। हम लोग आपस में बैठ करके ये सब सारा विचार विमर्श हो रहा है कि भाई बिहार में रोजगार कैसे लाया जाए, बिहार में विस्थापन कैसे रोका जाए, बिहार में पलायन कैसे रोका जाए, बिहार में आईटी इंडस्ट्री क्यों नहीं लग सकती है और इसको हमको लगाना है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो अगर गुजरात जैसा आप एक नॉर्मल सा रेलवे स्टेशन की बात कर लें, जो रेलवे स्टेशन गुजरात में जिस हिसाब से बनता है वो बिहार में नहीं बन रहा है। आप तो ये जो जबकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोनों में जो भिन्नता की जा रही है वो क्यों की जा रही है? आप बोलते हैं कि भाई हमारा इनकम बढ़ा बिहार में, लेकिन राष्ट्रीय औसत से भी आप आधा हैं। तो क्या आप बढ़ा दिए, क्या ऐसा कर दिए भाई 18 साल में? हम लोग जब बोलते हैं दीपक जी इस चीज को, तो आप भी इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं साफ बोलता हूँ कि नीति आयोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम नीति बस आयोग सवाल महागठबंधन पूछने का के लिए आयोग यहाँ तो नहीं बैठे है हैं और दीपक जो जी। जायज सवाल होता है वो सवाल पूछते हैं। दीपक जी, नीति आयोग तो कोई महागठबंधन का आयोग नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद उसके चेयरमैन होते हैं। जब नीति आयोग कह रहा है कि 28 राज्य में जो नीचे का सबसे राज्य है वो बिहार है, तो मतलब 18 साल में और 10 साल से जो डबल इंजन की सरकार चल रही है यहाँ पे, इसका मतलब है कि वो काम नहीं हुआ जो नीति आयोग भी बोले कि हाँ आप में कुछ अच्छा आपने किया हो। आप स्वास्थ्य में फीसदी साबित है, आप शिक्षा में फीसदी साबित है, आप बिजली के हालत में बहुत कमजोर है, आप जो है आप बोलते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। अरे भाई, अनाज देना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है मुफ्त में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने राज्य के लोगों को इतना रोजगार दीजिए कि सरकार के पास पैसा आए टैक्स के रूप में, ताकि वो राज्य की तरक्की में जाए।
और जो है हम दूसरे राज्य को एक्सपोर्ट कर सके अनाज की, वहां के जो गरीब लोग हैं उनको हम अनाज दे सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने स्टेट को जो है लेबर एक्सपोर्ट हब बना चुके हैं। मतलब गुजरात में जरूरत हो तब बिहार से जाएगा पलायन करके, महाराष्ट्र में जरूरत हो तब बिहार से पलायन करके जाएगा, दिल्ली में जरूरत हो तो बिहार से पलायन जाएगा। आप जो है ट्रेनों का अगर भी नाम देखिएगा यहाँ से तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ पलायन के लिए यहाँ ट्रेन खोली जाती है। जितनी भी ट्रेनें जाती हैं, अगर आप कवरेज खुद कई बार आप लोग किए होंगे तो आप देखे होंगे कि कितना एक सीट नहीं बचता है। दिल्ली से पटना की कई ट्रेनें हैं, लेकिन स्थिति ये है कि अगर आप 24 घंटा पहले अगर टिकट लेने जाओगे तो आपको टिकट नहीं मिल पाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि लगातार जो पलायन यहाँ से हो रहा है, कई तरह के पलायन है, इवन एजुकेशन का पलायन हो रहा है। आज बिहार के बच्चे जो है कोटा जाकर के पढ़ने में मजबूर लेकिन है। देखिए राजनीति में बेहतर आखिरकार भविष्य बिहार में कुछ तो देखने को कमी मिल है रहा यहाँ है। पे। अलग अलग जगहों से लोग आके यहाँ अपना राजनीतिक भविष्य संवारने के प्रयास कर रहे हैं, नए नए दल के रूप में मैदान में उतर रहे हैं। तो जब लोग हैं नहीं लेकिन नेता भरमार हैं। कहाँ यहाँ लग पाया? सीट की आप बात कर रहे हैं ट्रेनों में, तो एक ट्रेन सत्ता के और बढ़ रही है, उसमें किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये भी देखना दिलचस्प होगा, और किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही है। राहुल जी, एक बैठक है, जैसे आप कांग्रेस और आरजेडी की बैठक को लेकर कह रहे हैं कि क्या हुआ नहीं पता चला, एक बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर भी हुई, जेडीयू और बीजेपी की बैठक क्यों हुई, किस वजह से हुई, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहां अंदर तो यही बातचीत हो रही होगी जैसा आप कहेंगे, जैसा ये कह रहे थे कि जनहित की बातें हो रही थी। दीपक जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले सबसे पहले अपने जो हमारे साथ जो प्रवक्ता मौजूद हैं उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिए क्या है कि नज़रें बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, और 6-9 का प्रयोग कब करना है ये आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं, तो सबसे बड़ी बात है तो फिर ये बिहार की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो फिर 14.5% कैसे हो गई, झारखंड से आगे कैसे हो गया। रुकिए लेट मी फिनिश। ये महंगाई दर की बात कर रहे थे, आपको मैं याद दिला दूं कि कांग्रेस की सरकार जब कर्नाटक में बनती है तुरंत पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी योजनाओं की पूर्ति करनी है, इसलिए उस समय ये कुछ नहीं बोलते हैं। तीसरी बात अगर बात करें कि जो ये बिजली की बात करते हैं, इनके शासनकाल में तो मुश्किल से 5-6 घंटा बिजली रहा करती थी, हमारे यहाँ तो 22-23 घंटे रहती है। ये एक संयोग की बात है। और यही नहीं, यहाँ के ग्रिड स्थापित करके यहाँ से बिजली बेची जा रही है, ये भी इनको नजर नहीं आता है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करते हैं ये, तो पीएमसीएच विश्व का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ 5000 क्षमता का बेड बना है, ये इनको नजर नहीं आता है। और ये भी बता दें कि कशिश के कॉन्क्लेव में मंगल पांडे ने कहा था कि 47 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन प्रोसेस हैं, वो अगले 3 से 5 सालों में तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, सौरभ जी की भी बात सुन लेते हैं, वक्त का अभाव है, फिर अरुण जी। एक मिनट राहुल जी, आपने काफी चीजें कह दी। ये जो बोल रहे हैं, कल के ही पेपर में छपा है कि 15 रुपया प्रति लीटर जो है आज की डेट में जो यहाँ की कंपनियां हैं, तेल की कंपनियां, वो कमा रही हैं। आप क्यों नहीं जो है उसको जीएसटी में ला रहे हैं? कारण यह है कि सरकार को उससे अपना खजाना भरना है, उसको गरीब जनता से कोई मतलब नहीं। एक बात और इन्होंने किया ना, आप अपने स्टेट में बढ़ा देना जहां की सरकार है। बिहार की आबादी 13 करोड़ की आबादी को आप सिर्फ 5000 बेड का लॉलीपॉप दिखा करके आप ठगने का प्रयास कर रहे हैं। आप किसको ठग रहे हैं? राहुल जी, आप नहीं बोल रहे हैं इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री लगी। अरे भाई आप लगातार जो है, राहुल जी आपकी बात आ गई। सौरभ जी ठीक है, समझ गए। बिहार फीसदी राज्य 28 राज्य में सबसे निचले पदाधिकारी 27वां नंबर पर है। जवाब जनता समझ लेगी। प्रधानमंत्री सौरभ जी ठीक है, बात आ गई। अरुण जी के पास चलते हैं। नरेंद्र मोदी ठीक हो गया, अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी जो है खुद नीति आयोग के चेयरमैन वो बोल रहे हैं कि 27 नंबर पे। चलिए, अरे खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आपने कोई काम नहीं किया है। आप सौरभ जी एक बार अरुण जी की सुन लेते हैं ना। राहुल जी ने जो आरोप लगाया है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां अगर महंगाई बढ़ रही है, वहां जनता पर कर थोपा जा रहा है, तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही है, तो वहां की महंगाई नहीं दिखती है। अरुण जी देखिए दीपक जी, लाख कुछ ये लोग बोल ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। नहीं, वो तो जनता पैसे दे रही है ना, जेब से जा रही है। बढ़ाकर बिहार की जनता करा रही है, और ये जो नीतीश भाजपा की सरकार है इससे मुक्ति चाहती है। और मुक्ति चाहती है तो किसे लाएंगे? कांग्रेस को, जो अपने शासित राज्यों में पेट्रोल के दाम बढ़ा दे रही है, डीजल के दाम बढ़ा दे रही है, दूध के दाम बढ़ा दे रही है, पेंशन देना बंद कर दिया गया है वादा करने के बाद, कर्मचारियों की सैलरी पर आफत आ गई है, उस कांग्रेस को लेकर आएंगे? अरुण जी आपके क्रेडिट पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि किसके साथ आप जा रहे हैं? दीपक जी
दीपक जी सुन लीजिए ना, बहुत कम मौका हमें दिए बोलने का। थोड़ा देर से भी आए और थे आप सर। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जो प्रण है, पढ़ाई लिखाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार हम लाएंगे, रोजगार मुखी सरकार लाएंगे, अमन चैन वाली सरकार हम देने का काम करेंगे। इनका तो चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो बिल्कुल, गया इनका है। चाल चरित्र और इन्होंने चेहरा क्या उजागर किया? हो गया और जनता अब को इस जनता बात का इनके डर है कि कहीं पाले में खरबूजे को देखकर पड़ने वाली खरबूजा नहीं रंग है। बदलने वाली कहावत न हो जाए और कांग्रेस को देखकर राजद का स्वभाव न बदल जाए और जो टैक्स कांग्रेस शासित राज्यों में जनता पर थोपे जा रहे हैं, जिस तरह से दरें बढ़ाई जा रही है अलग अलग सामानों की और जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा करने में भी सरकार सक्षम नहीं हो रही है, कहीं राजद भी उस तरह से हाथ न खड़े कर दे। दिलचस्प होगा देखना बैठकों के बाद क्या नतीजे निकल कर आते हैं। ब्लूप्रिंट की बात हो रही है तो उसका इंतजार जनता को रहेगा और हमारी भी नजर रहेगी। फिलहाल वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, सौरभ सिन्हा जी, राहुल आनंद जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।